मैंने अगर इसको फेंका प्रोजेक्टाइल की तरह, तो ऐसे स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, इसकी जो मोशन होगी इट विल बी वेरी कम्प्लेक्स बिकॉज इसके डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट वे में मूव करेंगे। कि अगर ये ऐसे मूव कर रहा है मतलब, तो ये आगे भी जा रहा है और इसकी ट्रांसलेशन मोशन भी हो रही है और इसकी रोटेशन भी हो रही है। तो ऐसे केसेस में हम सेंटर ऑफ मास की स्टडी करते हैं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी का कैसे मूव करता है। डेफिनेशन जो भी हो, सेंटर ऑफ मास नॉर्मली इट्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। हम नॉर्मल जो बॉडीज के साथ डील करेंगे, सो यू कैन से 95% ऑफ द न्यूमेरिकल्स में, मेडिकल वाले तो 100% नहीं, स्कूल में भी 100% नहीं, बट जनरल अगर मैं बात करूँ तो हम ज़्यादातर केसेस जो पढ़ेंगे दैट इज जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास भी होगा। कि अगर स्फीयर है तो जो स्फीयर का सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास है, डिस्क है तो जो डिस्क का सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास है, होलोस्फीयर भी है तो जो होलोस्फीयर का सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ मास। सो ज्यादातर मोशन जो पढ़ेंगे उसमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर एक ही बात है। टेक्निकल डेफिनेशन जो इसके हम लिखते हैं, we say it is that point on the body where full mass is concentrated। हम बॉडी का सारा मास एक ही जगह पे अगर हम कंसंट्रेटेड एज्यूम करें and force is applied on that point, that point moves in the same way as the body would have moved on the application of force। कि अगर हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं वो मूव करती है किसी एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन मैंने इसे वी टॉक ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं जैसे हम एक्सेलरेशन, तो सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट जहाँ पे हम सारी बॉडी का मास एक पॉइंट मास की तरह एज्यूम कर लें और उस पॉइंट पे फोर्स लगाएं तो उसकी एक्सेलरेशन भी वही है जो बॉडी की है। सो दैट इज अ टेक्निकल डेफिनेशन, बट अदरवाइज सेंटर ऑफ मास सेंटर को ही बोलते हैं हम, जो सेंटर होगा बॉडी का। तो उसका हम पहले फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि अगर हमारे पास इंडिविजुअल मासेस हैं, कि जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, मैं को इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ है, तो NaCl ले लिया मैंने। अब अगर तो दोनों मासेस सेम होते तो हम सेंटर ऑफ मास को कह देते कि जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास भी है, पर इसमें मासेस अलग अलग है तो सेंटर ऑफ मास हमें निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इंडिविजुअल मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे कि अगर हमारे पास मासेस हैं 2 3 4 जितने भी, उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो किधर लाई करेगा, और फिर बॉडीज का निकालना शुरू करेंगे। तो पहले 2 दिन तो हमारे यहाँ नॉर्मल निकल जाएंगे स्कूल वाला काम करने में, उसके बाद जो बॉडीज का आएगा तब आएगा कि डिस्क का नहीं निकालेंगे, सेमी सर्कुलर डिस्क का निकालो। रिंग का तो सेंटर में होगा अगर सेमी सर्कुलर रिंग है, हेमीस्फीयर है मतलब हाफ ऑफ बॉडी अगर हम ले रहे हैं, कोन का सेंटर ऑफ मास किधर होगा। इम्पॉर्टेंट है कि आपको सारे रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे। एंट्रेंस एग्जाम में भी डेरिवेशंस कोई नहीं पूछेगा, हम करेंगे डेरिवेशंस बट दे विल नॉट आस्क। हमें सिर्फ रिजल्ट सारे याद रखने पड़ेंगे कि हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आगे कंसेप्ट डेवलप करेंगे। अब नॉर्मल मैं कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिस पे अगर हम फोर्स लगाएं तो उसकी एक्सेलरेशन वही होगी जो बॉडी की है। अगर मैं दो मासेस लेता हूँ, से m1 and m2 and having position vector r1 and r2, पहले समझ लो फिर लिखेंगे, बिकॉज स्कूल की अगेन पहली डेरिवेशन आती है इस चैप्टर की सबसे पहले, कि मेरे पास ऐसे दो मासेस हैं, मास m1 एंड मास m2, इसका पोजीशन वेक्टर r1। पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कैसे किया था वेक्टर्स में, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती थी, Vector joining a region to its final position. वेक्टर जॉइनिंग रीजन टू द पॉइंट। सो अगर मैं ये ले रहा हूँ कि एक मास यहाँ पे इस पॉइंट पर है किधर,
तो ओरिजिन से इसको अगर मैं P1 बोलूँ तो ओरिजिन से P1 तक R1, ओरिजिन से P2 तक R2। M1 की वेलोसिटी को लिखना है तो वी विल से इट्स dr1 by dt, बिकॉज 3D में, नॉर्मल 2D में तो हम dx by dt dy by dt लिख देते हैं x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में वेलोसिटी। 3D में लिखना हो तो we say that velocity is equals to rate at which position vector changes dr by dt। सो हमने दो मासेस लिए m1 m2 और उनके पोजीशन वेक्टर लिए r1 r2। m1 पे मैंने फोर्स लगाई F1 किसी भी डायरेक्शन में रैंडम, जो आपका दिल करता है, और m2 पे फोर्स लगाई, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, और इस पे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई F2। एक फोर्स m1 पे m2 ने लगाई, सिमिलरली एक फोर्स m2 पे m1 ने लगाई, उसको मैंने लिख दिया, एक को F1 टू एक को F2 है। तो अगर मैं पूछूं m1 पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन m1, सर इसमें ये दूर दूर है तो फिर कैसे, क्या फील्ड वाली फोर्स लगाई है एक दूसरे पर? तो दो मासेस अट्रैक्ट नहीं करते, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुना कभी? अच्छा ठीक m1 m2 का आर स्क्वायर। है, ओके सर। m1 पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, m1 पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक एक्सटर्नल और एक जो m2 ने लगाई। और न्यूटन लॉ क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। या एक स्टेप और लिखना है तो आप पहले इसको लिख लो, दिस इज इक्वल्स टू m1 a1। सर सिमिलरली सेकेंड बॉडी के लिए लिखो, हाँ जी। M1 पे जो फोर्सेस है वो ऑपोजिट भी नहीं है, सेम भी डायरेक्शन में भी नहीं है, तो फिर प्लस कैसे कर दिया? मैंने इस वेक्टर के साइन डाले हैं ना, ओके सर। वेक्टर एडिशन हो रही है। सो F2 plus F21 is M2 A2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो क्या बना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने F12 plus F21 को 0 को कर दिया। मैग्नेट डायरेक्शन अपोजिट है उन दोनों की, और सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड भी सेम प्रोसेस। मैग्नीट्यूड सेम है सर ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज नोन एज थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। M1 पे M2 जो फोर्स लगाएगा, M2 M1 पे इक्विवेलेंट अपोजिट लगाएगा, तो इन दोनों का सम हमेशा 0 ही आएगा। F12 plus F21 will always be 0। अच्छा, F1 plus F2 क्या हो जाएगा, दिस इज नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लगी है। मैंने F1 plus F2 को लिख दिया, इट्स F एक्सटर्नल, मतलब जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स लगी है। M1 V1 is इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V1 को लिख दिया dr1 by dt, V2 को dr2 by dt।
मैं इसको एक स्टेप में भी लिख सकता था, बिकॉज पोजीशन वेक्टर को एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी दो बार ही करेंगे तो एक्सेलरेशन। तो मैं डायरेक्ट भी एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 1D में लिखना हो तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, 3D में लिखना है तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी। डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर का मतलब क्या है कि आर को दो बार डिफरेंशिएट किया, तो एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आती है, दो बार डिफरेंशिएट करके इट विल बी एक्सेलरेशन। यहाँ तक देखो, पहले समझ में आया? यस सर। इसको ऐसे लिख दें, बिकॉज मास तो कांस्टेंट ही है। हम नॉर्मली जब डिफरेंशिएट करते थे कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आते थे, मैं इसमें कांस्टेंट टर्म को अंदर ले गया। इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। मतलब मेरे पास अगर ऐसे है, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो 2x, तो 2x के डिफरेंशिएशन को हम ऐसे लिखते हैं, मतलब ये दोनों एक ही बात है, 2 को बाहर रखो या 2 को ब्रैकेट के अंदर रखें। यस सर। मैंने मास को अंदर ले गया, m1r1 plus m2r2। नाउ this can further be written as ठीक है स्टेप। यस सर। बिकॉज दोनों को दो बार डिफरेंशिएट किया था, तो मैंने डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। m1 plus m2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है यहाँ तक? सर वो नेटवर्क एरर आ गया था सर, एक बार सर ये dr बाई dt वाला सर फिर से समझाता हूँ। कौन सा डी आर बाई डी टी वाला? सर ये f1 प्लस f2 के बाद सर जो लिखा था तो मेरे v1 को लिख दिया dr1 बाई डी टी, हाँ जी सर। v1 को dr1 बाई डी टी लिख दिया, फिर वो कॉमन मैथ्स क्या हुआ कि डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, फिर उसको कॉमन ले लिया डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को। अब देखो एक बार वो सिंपल मैथ्स वाले स्टेप ही है, कुछ मतलब किया नहीं है अभी, फिजिक्स यहाँ कहीं यूज नहीं की, सिर्फ स्टेप बढ़ा बढ़ा के लिखे हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपको तो मैं इसके बाद सीधा यही स्टेप लिख सकता था। पहले m1 को बाहर रखा था, फिर m1 को अंदर ले गए, फिर डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। सर ये लास्ट स्टेप फिर से समझाना। m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया और m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दिया। ओके सर। m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? टोटल मास। दो मासेस है ना, m1 और m2, तो m1 प्लस m2 विल बी टोटल मास। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बेसिकली बना, F external is total mass into अब जो मैंने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बताई थी, मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिस पे अगर फोर्स लगे तो उसकी एक्सेलरेशन वही होगी जो बॉडी की है या सिस्टम की है। तो हमारे पास अगर सिस्टम है उस पर मैं फोर्स लगाता हूँ तो उसकी एक्सेलरेशन जो भी वही होगी जो सेंटर ऑफ मास की है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक चेंज जो हम कर रहे हैं, नॉर्मल हम बॉडीज को पॉइंट बॉडी मान लेते थे, जब बॉडी को पॉइंट बॉडी मान लेते थे तो F इज इक्वल टू m में लिख देते थे, a इज एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट। तो अगर हमारे पास पूरी बॉडी है तो न्यूटन का लॉ हो जाता है F इज इक्वल टू ma, a इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द बॉडी। बिकॉज हर पॉइंट की एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकती है, तो सेंटर की बात कर रहे हैं कि सेंटर की एक्सेलरेशन कितनी है। सर एक इंच सेंटर लिखा है। ACM, CM मीन सेंटर ऑफ मास।
अगेन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। A is dv by dt, and this is also equals to एक्सेलरेशन हमेशा होती है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आरसीएम। एक ये इक्वेशन, मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करूं तो आरसीएम कितना आ गया? M1 R1 plus M2 R2 over M1 plus M2 m1 r1 अगर m1 m2 इक्वल है तो क्या आएगा? M into R 2 M1 R1 by 2M. तो R1 plus R2 by 2. मतलब अगर दोनों मासेस सेम है तो दोनों के सेंटर पे आ जाएगा, सेम नहीं है तो डिफरेंट जगह पे आएगा। अब इसको सॉल्व यूज कैसे करना है? R1 को कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर 2D की बात करें, सिर्फ मैं 3D में नहीं जाता, अभी 3D में भी लिख सकते हो सीधा ही। 2D में लिखेंगे तो x1i plus y1j, 3D होता तो बिकॉज r को हम ऐसे लिखते हैं xi plus yj plus zk। Yes, sir. Similarly, R2 is x2i plus y2j plus z2k upon total mass. RCM is इसको भी ऐसे लिख दिया xi plus yj plus zk एंड ये सारी वैल्यू। तो मेरे को जनरल बताओ XCM होगा किसके इक्वल पे? आई कंपोनेंट दोनों साइड का, इधर आई कंपोनेंट है XCM, दूसरी साइड आई कंपोनेंट कितना बन रहा है? X2 M1 X1 I cap plus M2 X2 I आई कैप तो छोड़ cap by M1 plus M2. m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। Similarly YCM ZCM, अगर n मासेस होते तो क्या कर देते? m1 x1 plus m2 x2 plus mn xn upon m1 plus m2 plus mn। तो हमें बेसिकली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। जो मैंने ऊपर किया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो सिर्फ बताया है कि वो आरसीएम आया कैसे। हमें ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, कोई भी केस आपको दे देंगे, जैसे मैं बोलूँ से 2 मासेस हैं, मान लो First page पे ये मास है 5 ग्राम का, ये मास है 10 ग्राम का, इनके बीच में डिस्टेंस है, इसका सेंटर ऑफ मास किधर है? अगर ये दोनों 5 ग्राम के होते तो कितना होता? 10 grams के पास. अगर ये दोनों 5 ग्राम के हो तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा? बीच में होगा सर। सेंटर पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर दोनों साइड से। तो अगर ये अलग अलग है तो हमेशा जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हम एक मास को रीजन मान लेंगे। एक मास को रीजन मान लेंगे मतलब मान लो 5 ग्राम को मैंने ओरिजिन मान लिया, एज्यूम कर दिया कि ओरिजिन है, तो दूसरे के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, 10 सर टेस्ट का टाइम हो गया। ये हो गया 10,0। कितने बजे तक है? 8:20 तक है टेस्ट सबका। 8:15 हाँ तो 15 मिनट्स की ब्रेक ले लो, आ जाना दोबारा। तो दोबारा शुरू करेंगे 8:15 पर, टाइम से आना। सर आप 1 सेकंड पेज को कम कर सकते हो, वो पीछे वाले पेज। जिन्होंने जाना है टेस्ट देने चले जाओ, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं पीछे कर देता हूँ पेज। तो तब तक हम लिख लेते हैं जो पढ़ाया है, थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं। मैं सारा लिख देता हूँ ताकि जो टेस्ट दे रहे हैं वो बाद में यहीं से कॉपी कर लें। डिक्टेट नहीं करूँगा ना, मैं सारा लिख के दूंगा।
जो देना है टेस्ट देने चले सर जाओ। आप फिर पीडीएफ डाल दोगे डाल ग्रुप दूंगा में? पीडीएफ भी डाल दूंगा, आप टेस्ट देने जाओ जिसने जाना। मैं इसके आगे नहीं कराऊंगा, इसके आगे आने भी शुरू करेंगे। टेस्ट देने नहीं गए वो तो सीधा यहीं से ही लिखते जाना। सेंटर ऑफ मास बॉडी का भी निकलता है और सिस्टम का भी निकलता है, मतलब इंडिविजुअल अलग अलग मास पड़े हैं या बॉडी बड़ी है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। There is full mass. Next लिखो, find center of mass. Find center of mass of three masses. Find center of mass of three masses. 1 gram, 2 gram, and 3 gram. 1 gram, 2 gram, and 3 gram. Placed on vertices of equilateral triangle. Placed on vertices of equilateral triangle of side.
10 Sir, centimeter. again. Placed on vertices of equilateral triangle of side 10 centimeter. इसको रीजन मान लो ताकि सबका आंसर सेम है. 1 ग्राम को रीजन हो गया. Sir, 35/6, 5 √5/2. मेरा y तो 5 है। तो फिर पहले x कोऑर्डिनेट निकालो. यही आ रहा है आंसर सबका. Yes, sir. Yes, sir. Then you can write a square sheet of mass m has its center at the origin. If 1/4 of the sheet is cut out, as shown in figure, find the center of mass of remaining part. Sir, can you repeat the question? A square sheet has center of mass at the origin. If 1/4 sheet is cut out as shown in figure, find center of mass of remaining part.
सर मतलब ये हॉरिजॉन्टली masses हैं सॉरी हमने ये पार्ट निकाल दिया बीच में से। स्क्वायर शीट थी, इसका सेंटर और रीजन में था, मास m का, मैंने 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया, तो जो बाकी 3 पार्ट्स बचे इनका सेंटर ऑफ मास का होगा। हमें कहा था पूरी शीट है तो सेंटर और रीजन पे है। अब पहले बिल्कुल आराम से करेंगे बिकॉज बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर पूरी शीट का मास m है तो 1/4 का मास m/4 होगा, मतलब हमने m/4 कट कर दिया और ये 3 पार्ट बच गए, सबका मास m/4 है। बिकॉज आप कह सकते हो ना बड़ा स्क्वायर जो है वो 4 छोटे स्क्वायर्स को मिला के बना था, तो हमने एक पार्ट उसमें से रिमूव कर दिया, 3 स्क्वायर अभी भी बच गए। अच्छा, ये इसकी साइड मान लेते हैं, लेट इट बी a, साइड ऑफ स्क्वायर भी a लिख लो भी जो क्वेश्चन में, साइड ऑफ स्क्वायर a है। तो ये जो एक इसकी बात करूं मैं सिर्फ इस स्क्वायर की, इसका सेंटर कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। पूरी साइड a है, minus a/4 a/4 माइनस a/4 और प्लस a/4, इसके इसमें x और y कोऑर्डिनेट दोनों minus नेगेटिव, a/4 minus a/4 माइनस ए बाई फोर माइनस a/4, इसके प्लस ए बाई फोर माइनस ए बाई फोर। plus a/4 minus a/4 क्लियर सबको इतना? ये देखो कोऑर्डिनेट्स तीनों पार्ट्स के समझ में आ रहे हैं। हाँ जी तो इसके कोऑर्डिनेट्स, इसको मैं ले लेता हूँ से m1 से m2 या m3। m1 के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स माइनस a/4 और a/4, और m3 m1 m2 m3 तीनों की वैल्यू जो है दैट इज m/4। यहाँ से XCM और YCM निकाल दो, तीनों मासेस पता है, तीनों के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो सिस्टम के सेंटर के निकाल दो। बिकॉज हमें m1 के कोऑर्डिनेट्स पता थे, m2 के पता थे, m3 के पता थे। सर एक्स के लॉन्ग है माइनस ए और 12। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स माइनस a/12 माइनस a/12, मतलब सेंटर ऑफ मास किधर लाई कर रहा है? इट्स लाइंग समवेयर ओवर हियर। ये भी a/12 और ये भी a/12। सर डिनोमिनेटर में फिर हम m1 प्लस m2 प्लस m3 करेंगे ना?
अभी वो 3m/4 आया ना, तीनों को ऐड किया तो। ओके सर। सर टी सेंटर में तो नहीं है? टी सेंटर में, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कट आउट पोर्शन। मतलब पूरी डिस्क में से, पूरी डिस्क का मास m, रेडियस r, तो कट आउट पोर्शन मतलब अगर ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया तो बाकी बची हुई डिस्क के सेंटर ऑफ मास। सर आपने कितना मास लिखा है? m। अरे पिछले क्वेश्चन में a/4 माइनस a/4 कैसे आया था सर? कौन सा? थर्ड क्वेश्चन। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट के? कौन से वाले से? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ये डिस्टेंस कितना है? a/4 और ये भी a/4, तो माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव होते हैं x और y। हाँ तो ये जी सर। माइनस x एक्सिस या माइनस y एक्सिस, तो माइनस a/4 एंड माइनस a/4। मास ऑफ डिस्क क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ डिस्क इज एरिया into thickness into density. So basically mass is proportional to r square. मतलब इसका मास m/4 और जो बच गया उसका मास 3m/4। इतना क्लियर है पहले कि हमने जो पार्ट रिमूव किया उसका मास m/4 है, जो बच गया उसका 3m/4 है। यस सर। सर डिस्क का मास कैसे निकला? मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ जी सर। वॉल्यूम ऑफ डिस्क क्या होता है? पाई एरिया आर। इनटू थिकनेस। एक्सक्यूज मी पाई सर। r स्क्वायर t इनटू रो। हाँ जी। सर ऐसे कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर का एरिया m है, तो फिर पाई आर स्क्वायर बाय 4 का एरिया m/4 होगा। वही तो कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ? मैंने भी तो वही किया है। तो मैंने फॉर्मूला से किया है कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
सो मास इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो जो रिमूव किया उसका मास m/4, जो बच गया उसका 3m/4। इतना क्लियर है पहले? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मैं ये रिमूव m/4 को रिमूव ना करूं, इसको मान लो m1, इसको मान लो m2, इन दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास किधर होगा? सी पर। सेंटर पे। सी पे। सी। अच्छा, और m/4 के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? छोटे m/4 का सेंटर कहाँ है? छोटे सर्कल के सेंटर पर। तो उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ ना। r/2 0। r/2 0। बिल्कुल ठीक, समझ आए? यस। बाकी लोग भी देखो, r/2 and 0। ठीक है, मेरे को m2 के नहीं पता, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, m1 के मेरे को कोऑर्डिनेट्स पता है, m2 के मान लिए मैंने x y। यही निकालने थे हमने कि जो बच गया उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। ठीक है, और मेरे को दोनों का मिला के पता है। दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास सी पे है, मतलब सेंटर ऑफ इन दोनों दो अलग अलग बॉडीज अगर मैं मानता हूँ, तो m1 के कोऑर्डिनेट्स पता है, m2 के पता है, पर दोनों के मिला के जो कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे है। ओरिजिन पे मतलब उसका x कोऑर्डिनेट भी जीरो है, y भी जीरो है। दो मासेस हो गए, एक m1 एक m2, और मिला के सेंटर ऑफ मास 0 0 पे। अगर मैं एक कंसेप्ट लगाऊं, xcm is 0, m1 is m/4 plus 3m/4 into x upon m। तो x कितना आ गया? x और y निकालोगे तो जो बची हुई डिस्क है उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -6 and 0। अब यही मेथड जो मैंने स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था उस पे लगाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, ये मास m/4 और जो बच गया मास दैट इज 3m/4। m/4 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? इसके को सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स m/4 के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स रिमूव पार्ट के, a/4 a/4। और जो बच गया उसके मान लिए एक्स वाई, और m/4 और 3m/4 के मिला के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स 0,0। अगर ये मैं दो मासेस लूँ, ये m1 और जो रिमेनिंग पार्ट है वो m2। m1 और m2 के कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के a/4 m2 के मैंने मान लिए एक्स वाई, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होने चाहिए। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि दो मासेस हैं, एक m/4 है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a/4 एंड a/4। एक दूसरा मास है जो रिमेनिंग डिस्क है, इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो हमें सेंटर ऑफ मास पता है, इन दोनों का मिला के जो है वो रीजन पे लाई गया। अगर यही कंसेप्ट में लगा दूं, xcm is 0, m/4 into a/4 plus 3m/4 into x। सिमिलरली y भी a/12 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, जब हम किसी सिमेट्रिक बॉडी में से कुछ पार्ट रिमूव करते हैं, तो रिमूव पार्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट, उन दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास हमेशा वो रीजन पे लाई करेगा, उसके एक्चुअल सेंटर पे। तो जो रिमूव्ड पार्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, रिमेनिंग पार्ट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लो, एंड फिर उसको सॉल्व करो।
समझ में आया सेकेंड मेथड? सेकेंड मेथड देखो, समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, इसी में एक और तरीका देखते हैं। मेरे पास देखिए स्क्वायर शीट है, ये इसका मास है m, और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0। मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक और मास रख दिया, इमेजिनरी मास, -m/4, और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं a/4 a/4। ये इमेजिनरी मास है, नेगेटिव में मास होता नहीं है कभी, सिर्फ सॉल्व करने का एक मेथड है ये। मेरे को ये बताओ, ये जो पार्ट है इस रीजन का टोटल मास कितना हो गया? 0। 0, yes, 0. तो नीचे m/4 स्क्वायर का, तो उसके ऊपर मैंने -m/4 और रख दिया, तो इस रीजन का मास हो गया 0। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास दो मासेस हैं, एक है m1, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। एक दूसरा मास है m2 -m/4, और इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं a/4 a/4। तो इन दोनों को जब मिलाया तो बेसिकली ये वाला रीजन जो पिंक से मैंने शेड कर दिया, ये तो बेसिकली 0 मास हो गया, तो बाकी 3 ही बचा। अब इन दोनों को मिला के जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कौन से पार्ट का आएगा? मैंने अगर m और -m/4 को कंबाइन कर दिया, तो जो सेंटर ऑफ मास निकला, एक मास m1 है, एक m2 है, जो सेंटर ऑफ मास निकला वो किन पार्ट्स का निकला? इन 3 पार्ट्स का। यही निकालना था हमने क्वेश्चन में भी, यस सर। बिकॉज ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया। तो सिस्टम में क्या बचा? ये 3 मास बचे, इसका सेंटर ऑफ मास निकल आएगा अगर हम m1 m2 का निकालें। तो अगर मैं XCM का फॉर्मूला लगाता हूँ, एक मास है m, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, दूसरा मास है -m/4 और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a/4, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो न्यूमरेटर में क्या आया? -ma/16 अपॉन 3m/4, -a/12। मतलब ट्रिक समझ आई क्या कर रहे हैं? पूरी बॉडी का मास m, रिमूव्ड पार्ट का -m, और उन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल दो। पूरी बॉडी का और रिमूव पार्ट का, रिमूव पार्ट क्योंकि निकाल दिया उसका मास -m एज्यूम कर लिया,
मतलब जो भी रिमूव किया, जैसे m/4 रिमूव किया तो -m/4 एज्यूम कर लिया। जैसे मैं डिस्क वाला क्वेश्चन करता, पूरी डिस्क का मास m, पूरी डिस्क के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट 0 0, जो पार्ट रिमूव किया वो m/4, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स r/2 0, तो x सेंटीमीटर क्या आएगा, xcm ऑफ रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। पूरे m में से -m/4 ये रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग पार्ट बच गया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m × 0 -m/4 × r/2 upon m minus m/4. So this is basically -m/4 × r/2 upon 3m/4. m/4 को कैंसिल कर दो, -r/6। टेक्निक समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? रिमूव पार्ट को नेगेटिव में ले लो, पूरी एक बॉडी मान लो पूरी कंप्लीट, जब जिसमें से भी कुछ रिमूव नहीं किया, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है वो रीजन पे ही होंगे। जो पार्ट रिमूव किया उसका नेगेटिव मास मान लो, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो और फिर ये फॉर्मूला लगा दो, m1x1 + m2x2 + m3x3। ये वाला मेथड मैं क्यों सिखा रहा हूँ? बिकॉज पेपर में एक पार्ट रिमूव नहीं किया होगा, एक से ज़्यादा रिमूव किया, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि 1/4 रिमूव किया, उससे तीनों मेथड चल जाएंगे। बिकॉज मैंने 3 अलग अलग मेथड से क्वेश्चन किए हैं। इसमें हमने किया था कि रिमूव पार्ट का मास निकाल लिया और जो रिमेनिंग है उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिए, फिर कंबाइंड को रीजन पे मान लिया। ये वाला मेथड सबसे कम यूज होगा बिकॉज जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स पहले से पता है रिमूव पार्ट के, तो आप मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है उनके कोऑर्डिनेट्स अगर पता है तो। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मेरे पास एक स्क्वायर है ऑफ 8 सेंटीमीटर, ये ऐसे 8 सेंटीमीटर क्यूब है, सो स्क्वायर है। एक स्क्वायर यहाँ से रिमूव कर दिया, एक स्क्वायर यहाँ से रिमूव किया, वन सेंटीमीटर साइड का, चलो इतना ही करो। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। सिमेट्रिकली रिमूव किया, एक कॉर्नर से और एक एग्जैक्ट सेंटर से, मतलब ऐसे वन, मतलब ये हाफ ये भी हाफ। ठीक है, हमने नेगेटिव मास वाला मेथड अज्यूम करना है। तो सबसे पहले मैंने पूरा स्फीयर ले लिया m, जो m1 है वो पूरा स्फीयर है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, वो रीजन पे है। ये वाला पार्ट m1, सही m2, इसका मास होगा कितना रिमूव पार्ट का, भाई स्क्वायर शीट है ना, अगर एरिया 64 है तो मास m है, एरिया 4 है तो मास कितना होगा? यूनिटरी मेथड m/16। m/16 तो इसको नेगेटिव में लेना, -m/16 रिमूव पार्ट को। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर ये वो रीजन है तो सेंटर तक ये डिस्टेंस कितना होगा? कोऑर्डिनेट्स होंगे -3 बिल्कुल ठीक, -3 -3। देखो इतना समझ आ रहा है सबको? यस सर। -3 किस तरह? बिकॉज ये डिस्टेंस कितना है?
अगर ये पूरा 2 है तो ये कितना है 1, तो ये कितना बचा 3। सिमिलरली ये 1 तो ये 3, और थर्ड कोऑर्डिनेट है तो दोनों नेगेटिव। 5 से एक बार रिपीट कर दो जो ये वाला था -3 मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पूछूं पहले। थर्ड कोऑर्डिनेट में ये पता है दोनों नेगेटिव में होते हैं, बिकॉज ये -y एक्सिस है, ये -x एक्सिस है। ये डिस्टेंस कितना है, मैं आपसे सिर्फ ये डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितना है। पूरा 4 है, बिकॉज 8 सेंटीमीटर की साइड है, तो ये 4 है हाफ साइड, और ये 2 है तो इसका हाफ कितना है, ये 1, तो ये कितना बच गया। 3। सिमिलरली दूसरे से एक्स कोऑर्डिनेट से भी 3, और थर्ड कोऑर्डिनेट है तो दोनों नेगेटिव, -3 ठीक है सर। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0,3. एक्स कोऑर्डिनेट तो 0, और वाई कोऑर्डिनेट कितना, पूरा 4 है 3.5. 3.5, और इसका मास कितना, m/64. तो m1 m2 m3 तीनों पता है, सबके कोऑर्डिनेट्स पता है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे हमारे। सर जो x के लॉन्ग -16/7 आ रहा है XCM अगर मैं निकाल लूंगा तो दैट इज m। सर, हाँ जी, x के लॉन्ग -16/7 आ रहा है। मेरे को आंसर नहीं पता यार, मैं ऐसे बैठा बैठा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग विद एनी बुक, तो ऐसे आंसर याद नहीं है मेरे को। वो तो मैंने देखा कि 2 निकालने हैं 3 निकालने हैं, बट सॉल्व करके देख लो, ऐसे आना है, यही आंसर है जो भी इसको सॉल्व करके आएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व कर देंगे। मेथड देखो समझ में आया, रिमूव पार्ट को नेगेटिव में ले लेना। पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पता है, रिमूव्ड पार्ट के अलग से कोऑर्डिनेट्स पता है, रिमूव पार्ट का मास नेगेटिव में लेना है, तो कंप्लीट बॉडी उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस रिमूव पार्ट का सेंटर ऑफ मास, वैसे सॉल्व कर दो। सर हाँ जी, तो वो अगर यूट्यूब पे जैसे सर्च करो ना, तो उधर मैंने सर्च किया था जैसे वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वो उसका डिसअप्रूवल वो आइंस्टाइन की वीडियो करती है, मतलब उन्होंने एक दिखाया वीडियो कि जिससे आइंस्टाइन वो डिस्प्रूव कर देता है प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी तक गलत प्रूव नहीं हुआ, एंड जहाँ तक फिजिक्स में लॉज गलत प्रूव होने की बात है, बहुत सारी न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आते रहते हैं, इंडिया के फिलोसोफर मद्रास में किसी ने चेन्नई में प्रूव कर दिया आइंस्टाइन की थ्योरी गलत है, कभी आ जाता है जर्मनी के बच्चे ने प्रूव कर दिया कि ये फिजिक्स का ये प्रिंसिपल गलत है। गूगल, विकिपीडिया, दीज आर नॉट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ तक फिजिक्स की रिसर्च की बात है। फिजिक्स में जर्नल्स होते हैं जिनको से अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिक्स, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, कोई भी रिसर्च करेगा उसमें पब्लिश होगी। अगर आपकी रिसर्च उनको लगेगी कि इतनी वर्थवाइल है कि उसमें पब्लिश की जाए किसी फिजिक्स जर्नल में, उसको हम बोलते हैं पेपर पब्लिश किया आपने। तो पूरी लाइफ में ऑन एन एवरेज एक साइंटिस्ट 70, 80, 90 पेपर्स पब्लिश करते हैं। पेपर पब्लिश करना डजंट मीन्स कि उन्होंने 70, 80, 90 लॉज बना दिए या ऐसी चीज़ों को गलत प्रूव कर दिया। फिजिक्स में एक बार एक पेपर पब्लिश होता है, फिर पूरे वर्ल्ड में वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सब्सक्राइब किए होते हैं, मतलब लोगों ने जो फिजिक्स से रिलेटेड है, फिर वो उसमें गलतियां निकालनी शुरू करते हैं।
तो यहाँ तो वो ठीक प्रूव हो जाता है, यहाँ उसमें थ्योरी में गलतियां निकल आती हैं। तो जब तक उसको वेरीफाई नहीं हो जाते वो रिजल्ट्स, तब तक उसको हम ये नहीं मानते कि गलत प्रूफ कर दिया। बहुत सारे लोग बहुत सारी थ्योरीज में क्लेम करते हैं हमने गलत प्रूफ कर दी, पर जब तक उसको साइंटिफिक अप्रूवल नहीं मिलता कि एक्चुअल में गलत है, तब तक किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मतलब कल को मैं खड़ा होकर बोलूँ कि मैंने से पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में गलती निकाल दी, अब नेट एक ओपन सोर्स है, मैं अपनी साइट बनाऊँ, उस पर मैं अपना सारी थ्योरी डाल दूँ, तो एक लेमैन को, लेमैन मतलब जो आप कह सकते हो स्कूल या कॉलेज के बच्चे हैं, वो मे भी मेरी गलती नहीं पकड़ पाएंगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैंने कैसे अपनी गलती से दूसरे की थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया, ऑल्दो मेरे कंसेप्ट गलत थे। तो वो हायर लेवल पे नहीं चलता ना, जब आप उसको पब्लिश कर देते हो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट उसको स्क्रूटनाइज कर देते हैं अच्छे से, तो उसमें गलतियां निकल आती हैं। तो इसलिए ऐसे गलत प्रूफ नहीं होता मतलब। एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अगर कुछ किया तो दैट डजंट मीन्स कि वो ठीक ही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बहुत सारी रिसर्च की, पर उसके 2-3 लॉ ही ठीक रहे अल्टीमेटली, और हम ये भी नहीं कह सकते वो अल्टीमेट लॉ हो सकता है उनको भी कोई गलत प्रूफ कर दे। तो क्या आइंस्टाइन ने कभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को गलत प्रूफ किया भी नहीं, मैं भी पता नहीं किसने कौन सा वीडियो डाला और वो क्या कहना चाहता था और लोगों ने उसे क्या इंटरप्रेट किया। बट अभी तक ऐसे लॉज, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, इनमें फॉल्ट में मिला नहीं जब तक मतलब जिसको साइंटिफिक अप्रूवल भी मिला हो। सो बहुत फिजिक्स की रिसर्च बहुत हायर लेवल पे जा चुकी है। हायर लेवल पे मतलब हम हिग्स बोसॉन को भी कहते हैं कि ऑलमोस्ट मिल गया, एंड हिग्स बोसॉन इज नोन एज गॉड पार्टिकल। तो जब हमने कहा कि हिग्स बोसॉन ऑलमोस्ट मिल गया, उसके लिए नोबेल प्राइज में मिल गया जेलमान को। अभी हिग्स बोसॉन मिला नहीं है, मतलब सर्न ने कहा कि हिग्स बोसॉन ऑलमोस्ट मिल गया। ये वैसे क्या कंसेप्ट होता है ऑलमोस्ट मिल गया? एक पार्टी हिग्स बोसॉन पता है सबको क्या होता है? हिग्स बोसॉन सर क्या होता है? आपने जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन पढ़े, और एक सबएटॉमिक पार्टिकल है ना। सब एटॉमिक तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर हम कहते हैं देयर आर क्वार्क्स। सिर्फ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर नहीं, हेड्रॉन फैमिली जितनी भी है ये क्वार्क से बनी है। 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं, हम नॉर्मली थोड़ा सा पढ़ेंगे 12th में अबाउट टॉप एंड अप एंड डाउन क्वार्क। चार्जेस इन पे 2/3 -1/3 लेके चलते हैं। फिर साइंटिस्ट थॉट कि क्वार्क्स भी तो किसी चीज से बने होंगे, लेप्टॉन फैमिली भी किसी चीज से बनी होगी। तो दे अल्टीमेटली सेड कि हिग्स बोसॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिससे हर चीज बनी है, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया गॉड पार्टिकल। क्योंकि गॉड पार्टिकल क्योंकि इससे सब कुछ बना है, बी इट एनी पार्टिकल। समझ लो जैसे पहले एटम का था वैसे ही हो गया ना ये, जैसे हाँ, पहले के लोग एटम एटम पहले हाँ कहते थे एटम से सब बना, तो इट्स अ हिग्स बोसॉन जिससे सब बना। अब इसका एक्चुअल में मिलना अभी मिला नहीं है, ऑल्दो इसकी थ्योरेटिकल रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिल गए लास्ट टू लास्ट ईयर। जब ये एक्चुअल में हमें मिल जाएगा तो इट कैन हैव फार रीचिंग एप्लीकेशंस, बिकॉज हमें हर चीज का जब ओरिजिन पता चल जाएगा कि किस हर चीज किससे बनी है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको से जैसे मेडिकल वाले आप में है तो आपको मेडिकल एप्लीकेशंस में कोई इशू ही नहीं रहेगा। अभी जैसे ब्लड डोनर ढूंढने पड़ते हैं, तो देयर मे बी फैक्ट्रीज जो ब्लड बना रही हैं, कौन सा चाहिए बताओ, ए पॉजिटिव चाहिए या ए बी नेगेटिव चाहिए, तो अमेजोन से ऑर्डर हो रहा है। ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स चाहिए तो फैक्ट्रीज लग जाएंगी, मतलब कस्टमाइज्ड किडनीज चाहिए, हार्ट चाहिए, जो चाहिए मतलब बन रहा है वो फैक्ट्री में, बिकॉज इट्स द ओरिजिन, हर चीज जिससे बनी है। बिकॉज बायो की रिसर्च हम लेते हैं इट्स एट अ वेरी यू कैन से लेवल जहाँ पे अभी हम एटॉमिक्स लेवल पे हैं, जेनेटिक्स में भी। तो हिग्स बोसॉन, अब इसका मतलब क्या था कि ऑलमोस्ट मिल गया। प्लेसेस मैंने, लेकिन एक्चुअल पार्टिकल नहीं। जैसे मान लो आपका घर है, किसी का बहुत बड़ा घर है, या स्कूल ले लो, आपका स्कूल है उसमें एक निडल खो गई,
आपकी एक नेडल खो गया और उसको ढूंढना शुरू किया सारे स्कूल ने, एक एक कमरा करके। सारा स्कूल ढूंढ लिया, प्रिंसिपल का ऑफिस तक ढूंढ लिया, बट प्रिंसिपल के ऑफिस का एक ड्रॉअर है जो अभी नहीं चेक हुआ। तो सबने कंक्लूड किया कि सारी जगह तो चेक हो गई है, एक ड्रॉअर रह गया तो इसमें ही होगा। तो हिग्स बोसॉन इज लाइक दैट। बहुत बड़ा डेटा था, मिलियंस ऑफ टेराबाइट, सारा स्कैन कर लिया है, थोड़ा सा बचा है। तो उन्होंने कहा अब होगा तो इसमें ही होगा, बाकी सारी जगह तो हमने ढूंढ लिया। सर वो हाइड्रॉन कोलाइडर में है ना, उन्होंने उधर से ये सब हाँ, LHC में, CERN में ही इस पर रिसर्च हुई है सारी, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, बिकॉज इसके लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है। तो सेंटर ऑफ यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च इंडिया भी कंट्रीब्यूट करती है। इंडिया की 3-4 जगह से साइंटिस्ट जाके वहाँ पे काम करते हैं, इंडिया के जो कोलैबोरेटर लैब्स हैं। तो इंडियन साइंटिस्ट भी जाते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के डिवाइसेस हैं वो इंडिया ही बना रहा है। तो बहुत सारी कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज फिजिक्स की रिसर्च बहुत महंगी हो गया है। वो पहले वाला कंसेप्ट नहीं है कि साइंटिस्ट घर बैठ के रिसर्च कर रहे हैं और अपने लॉज बना रहे हैं, जैसे पेड़ से एप्पल गिरा तो लॉ ऑफ ग्रेविटी बन रहा है। सो दैट इज अ वेरी क्रूड वे। आजकल तो बहुत बड़ी लैब्स चाहिए होती हैं, बहुत बड़े बजट चाहिए होते हैं, एंड समटाइम्स बिकॉज जो अमेरिका की नेशनल लेबॉर्ट्री है उसका बजट इतना हो जाता है कई बार कि उससे अमेरिका 2-3 वॉर कर सकता है कंट्रीज के साथ। बट अगेन वी से इट्स फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबॉर्ट्री। तो वो अमेरिका के अंदर है, बट अगेन कंट्रीब्यूशन कंट्रीज करती हैं, बहुत सारी कंट्रीज फंडिंग करती हैं, डिवाइसेस देती हैं। बड़ी लैब्स इन द सेंस कि वर्ल्ड के टॉप 7-8 थाउजेंड साइंटिस्ट एट ए टाइम उस लैब में काम कर रहे हैं। तो 2 फिजिक्स की बड़ी लैब्स हैं, एक CERN मतलब सेंटर ऑफ यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च, एक अमेरिका की फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबॉर्ट्री। तो वहाँ पे बेसिकली यही काम होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ढूंढने का। इन फिजिक्स में उसको हम कहते हैं हाई एनर्जी फिजिक्स। हाई एनर्जी फिजिक्स में रिसर्च होती है, लो एनर्जी फिजिक्स की ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। फिजिक्स के ज़्यादातर फील्ड्स में मैं मान के चल रहे हैं काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, अब उसमें कुछ बचा ही नहीं है करने को। सो सेमीकंडक्टर्स एंड हाई एनर्जी फिजिक्स आर फील्ड्स जिस पे अभी रिसर्च हो रही है। तो वो IISc में सुपर कंडक्टर का कुछ हुआ था ना? IISc में सुपरकंडक्टर्स बनते हैं, सुपरकंडक्टर्स ऐसा नहीं है अवेलेबल नहीं है। सुपरकंडक्टर्स का बेसिकली प्रैक्टिकली फ़ायदा तब होगा व्हेन दे आर अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। अभी लैब्स जो कोशिश करती है ना, जैसे एक लैब ने मान लो सुपरकंडक्टर बनाया एट अ टेम्परेचर ऑफ -120 डिग्री सेल्सियस, दूसरी लैब ने -110 पे बना लिया, या किसी ने -105 पे बना लिया। तो इतना लो टेम्परेचर तो डेली लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। हमें तो सुपरकंडक्टर्स का फायदा होगा व्हेन दे विल बी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। हाँ तो जी सर। सुपरकंडक्टर्स पे सबसे ज़्यादा रिसर्च रशिया करता है, बिकॉज उनको सबसे जल्दी बेनिफिट होने वाला, उनका रूम टेम्परेचर या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर काफ़ी बड़े रीजन में रशिया में नेगेटिव में ही रहता है। तो वो सुपर कंडक्टर्स में भी जल्दी अचीव कर लेंगे। सो अगर सर किसी को हाउ इज इट फिजिक्स में पॉसिबल इंटरेस्ट है तो मतलब कर सकता है इस पे रिसर्च। नॉर्मल आजकल किसी को होता नहीं, सबको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट किसी को नहीं बनना। सर? हाँ जी। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि रेजिस्टेंस जीरो होता है? रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर्स में तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती है ना? देखो फिजिक्स में हम जीरो किसी चीज़ को नहीं कहते। तो हम कहते हैं कि नेगेटिव। करंट अगर एक बार फ्लो करनी शुरू हो गई तो इट कैन फ्लो फॉर 10⁻17 ईयर्स। दे आर नॉट सेइंग कि करती रहेगी, इट कैन फ्लो फॉर 10⁻17 ईयर्स विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड। अब उसका जो कंसेप्ट होता है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। आपने जो रेजिस्टेंस पढ़ी थी 10th क्लास में, उसका रीजन क्या था? इट्स बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स। कोलिजन होने से रेजिस्टेंस होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं दैट पाथ विल नॉट चेंज। तो वो कंसेप्ट है सुपरकंडक्टर्स का, दैट concept of electron clouds, and even if they collide their path will not change। कि आप अकेले जा रहे हो सड़क पे तो पुलिस वाला आपको रोक सकता है, डंडा मार के आपका पाथ चेंज कर सकता है। बट अगर मैं मिलियंस की बात ना करूं तो इवन इफ एक कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स 1000 एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए
तो अगर सामने पुलिस वाला है, वो अपना पाथ चेंज करेगा, दोस 1000 पीपल्स कैन मूव अनइंटरप्टेड। तो उस तरह का कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन ग्रुप बना लेते हैं अपना, तो उससे वो कोलाइड भी करें तो उनका पाथ चेंज नहीं होता, तो रेजिस्टेंस विल नॉट बी देयर। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं, इसको पढ़ के देखना। और तो लास्ट पूछो। सर आपको कोई अच्छे फिजिक्स जर्नल्स पता है? मैं चेक कर लूंगी। फिजिक्स जर्नल्स सब्सक्राइब कहाँ से करोगे? बिकॉज वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड और मोर ओवर जो फिजिक्स के जर्नल रिसर्च जर्नल्स होते हैं, तो कोई लेमैन के लिए नहीं होते? लेमैन के लिए नहीं होते। अरे, अच्छा कोई बात नहीं। मतलब उसमें जो टर्म्स यूज करेंगे वो आधी से ज्यादा तो समझ नहीं आएंगी। देखो फिजिक्स में इट्स वास्ट फील्ड। वास्ट फील्ड मतलब कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे को फिजिक्स के सारे फील्ड के बारे में नॉलेज है। जर्नल्स आते भी हैं, जब मेरे पास भी आते हैं, किसी भी फिजिक्स के टीचर के पास आएंगे या साइंटिस्ट के पास आएंगे, उसका हमेशा एक रिसर्च फील्ड का इंटरेस्ट होता है। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, चार्जेस है, मोशन ऑफ पार्टिकल है, मतलब क्या आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, कौन सा फील्ड? तो वो उसी के बारे में जनरली पढ़ते हैं और उसी में सारी उम्र निकल जाती है उसको समझने में। तो जर्नल जब आता है, उसमें अगर 600 पेजेस हैं, मंथली जर्नल होते हैं, 600 पेजेस ऑफ रिसर्च अगर है, तो 600 में से पहले तो 200-300 पेज तो होते हैं जिसमें सिर्फ साइंटिस्ट के नाम होते हैं जिन्होंने वो रिसर्च की है। बिकॉज एक रिसर्च पेपर होता है, उसके नीचे सब 3-4 पेज साइंटिस्ट के नाम होते हैं, बिकॉज ग्रुप में रिसर्च होती है तो पूरे ग्रुप का नाम होता है। और अगर वो 300 पेजेस ऑफ टेक्निकल डाटा भी है, तो आपके इंटरेस्ट के सिर्फ 4-5 पेज ही होते हैं। तो उन नॉर्मल अगर कोई सब्सक्राइब करना चाहे तो वो बहुत एक्सपेंसिव देते हैं। बट अगर आपके पास फिजिक्स में डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पीजी आपने की है फिजिक्स में और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से की है इंडिया की, बिकॉज सारी यूनिवर्सिटीज अभी उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, नॉर्मली सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर आप उसके अपने रिजल्ट की कॉपी एंड वो सारा डिटेल्स उनको भेज दो, तो फिर वो उसको बहुत सस्ता कर देते हैं। बिकॉज फिर आई थिंक आजकल शायद दे चार्ज सम $60 फॉर लाइफ टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो $60 में पूरे लाइफ आपको आती थी, कि बिकॉज पहले प्रिंटेड आती थी तो महंगी थी, आजकल वो ईमेल में कॉपी भेज देते हैं आपको। सो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसके आगे। अब क्लास का सुन लो, अगली बारी भी वैसे सेम करना है। अगली बारी मंडे को मंडे जो ट्यूसडे वाला बैच था ना, उसमें टाइमिंग्स की प्रॉब्लम थी कुछ लोगों को, कि ट्यूसडे को 7 बजे और क्लासेस भी होती हैं। तो दोनों बैचेस ही मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे लगेंगे। एक 5:45 भी लगा करेगा बोर्ड प्लस कंपटीशन जिन्होंने दोनों करने हैं, और 7:30 पे सिर्फ बोर्ड वाला बैच। तो इसलिए टाइमिंग्स याद रखना, 5:45 to 7:15 बोर्ड प्लस कंपटीशन, और 7:30 वाले बैच में सिर्फ बोर्ड। और क्या लिंक सेम रहेगा? क्लास लिंक वो सेम रहेगा? हाँ, क्लास टाइम सेम रहेगा, एक 5:45 पे, एक 7:30 पे। थैंक यू सर। सिर्फ डेज एक ट्यूसडे वाले को भी मंडे को ही कर दिया, बिकॉज सर वो कल अगम कंबाइंड या है। फिर कानून की क्लास होती थी। हाँ जी, सर कल कंबाइंड है ना फिर क्लास? कल ट्यूसडे है ना, कल नहीं है। मतलब है तो वो 4 days a वीक की, बट दोनों बैचेस ही मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।